दोपहर में जब बिन्नी रागिनी के लिए खाना लेके आई थी तो उसने देखा था कि कमरे में कोई नहीं है। जब यामिनी आज ही रागिनी से मिलने आई तो उसे कुछ गड़बड़ का अंदाजा लग गया था। वो समझ गई थी जरूर यामिनी को इस बारे में पहले से ही पता, इसलिए वो यामिनी को कमरे के अंदर जाने नहीं दे रही थी। लेकिन किस्मत से रागिनी सही वक्त पर वहां पहुंच गई थी। बिन्नी तो बस इसी बात से खुश थी कि उसकी मालकिन बच गई। तभी रागिनी ने उसे उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सकती हो? बिन्नी भूल गई थी कि इन चक्करों में उसकी मालकिन सुबह से भूखी है। बिन्नी ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया और खाना लाने के लिए बाहर चली गई। बिन्नी के बाहर जाते ही रागिनी अपने बिस्तर पर गिर गई और गहरी सांस लेने लगी। सच में आज सुबह से उसके साथ जो भी हुआ था वो काफी थका देने वाला था। ऊपर से उसका ये नया शरीर भी काफी कमजोर था, जिसके कारण उसे और भी अधिक ज्यादा थकान हो रही थी। लेकिन तभी बिन्नी दरवाजे से खाने की थाली लेकर अंदर आ गई। बिन्नी को देखकर रागिनी तुरंत अपने बिस्तर पे ठीक से बैठ गई। खाना देने के बाद बिन्नी वहां से चली गई। रागिनी ने भी फटाफट पेट भर खाना खाया, क्योंकि ये सभी बहुत ही पौष्टिक खाना था जो उसके शरीर के लिए बहुत जरूरी था। खाना खाने के बाद उसने अपने जूठे बर्तन एक नौकर से दे दिया और अपने कमरे में आकर उसे अंदर से बंद कर लिया। फिर अपने अलमारी खोली तो उसमें कुछ खास नहीं, बस मामूली कपड़े नजर आए। उसने तुरंत उनमें से एक कपड़ा बाहर निकाला और नहाने के लिए चली गई। जब रागिनी नहाकर बाहर आई तो उसने खुद को आईने में देखकर दंग रह गई। इस वक्त जो अपने शरीर पे काला रंग लगा के रखती थी वो नहाने के कारण धुल गया, इसलिए उसका दूध जैसा साफ चेहरा उसके सामने नजर आ रहा था। रागिनी ने खुद को देखकर कहा, हाय ये कितनी खूबसूरत। हालांकि युक्ति भी बेहद खूबसूरत थी। लोमान साम्राज्य में आज तक उसके जितनी खूबसूरत लड़की को आज तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन रागिनी भी खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं था। जब ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो इसे खूबसूरती के पीछे ना पड़े। ऐसी खूबसूरत लड़की तो आज तक उसने भी नहीं देखी थी। अब उसे समझ आ रहा था कि यामिनी उससे इतना क्यों जलती थी और क्यों इसे हर वक्त अपने चेहरे पे ये काला रंग लगाने को कहती थी। एक लंबी आह भरते हुए रागिनी ने कहा, लेकिन क्या फायदा इस खूबसूरती का? अपने चेहरे पे काला रंग तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। रागिनी के पास खुद को बचाने के लिए इतनी ताकत नहीं थी कि वो सबके सामने ये उजागर कर सके कि वो बदसूरत और मूर्ख नहीं है। ऐसा करने से शायद उसके दुश्मन और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए फिलहाल उसे सबके सामने मूर्ख ही बनकर रहना पड़ेगा। जब रागिनी का अपनी खूबसूरती निहार के मन भर गया तो वो शांति से जमीन पर बैठ गई और ध्यान लगाने लगी। अपना पूरा ध्यान एकाग्र करके अपने शरीर के अंदर अपनी आंतरिक शक्ति के पास जाने लगी और जैसे ही अपनी आंतरिक शक्ति के पास पहुंची तो उसे एक जोर का झटका लगा और उसका ध्यान भी टूट गया। रागिनी के सिर पर काफी पसीना आ चुका था। उसने हाँफते हुए खुद से कहा, ये मैंने क्या देखा? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता? असल रागिनी ने अपने शरीर के अंदर झांका तो उसे नजर आया कि उसकी आंतरिक शक्ति को किसी बहुत ही ताकतवर शक्ति के द्वारा सील किया गया है। युक्ति ने रागिनी की यादों पर जोर डाला, लेकिन रागिनी कभी किसी शक्तिशाली इंसान से नहीं मिली जो उसकी शक्ति को सील कर सके। अपने मन में ही सोचा, क्या ऐसा मुमकिन है कि उसी शक्तिशाली आदमी ने इसकी शक्तियां सील करने के बाद उसकी सारी यादें मिटा दी? खैर, मेरे पास इन बातों के बारे में सोचने के लिए इतना वक्त नहीं है। इस सील को मुझे किसी भी कीमत पर तोड़ना ही पड़ेगा। हालांकि ये सील बहुत ही ताकतवर थी, लेकिन युक्ति के पास इसका भी उपाय था। युक्ति जो कि अभी रागिनी बन चुकी थी, उसने गहरी सांस ली और थोड़ा सा पानी पीकर खड़ी हो गई। फिर उसने खुद से कहा, चल युक्ति, मेरा मतलब रागिनी, मैं भूल क्यों जाती हूँ कि अब मैं रागिनी हूँ। अगर मुझे अपनी शक्तियाँ फिर से पानी है तो मुझे इस सील को तोड़ना पड़ेगा, और अगर इस सील को तोड़ना है तो इसके लिए मुझे कुछ खास चीज़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। वो चीज़ें चमकीली घास, खूनी गुलाब, सोन पत्ता और सुनहरा अमर पानी। ये चारों ही चीजें बहुत ही बेहद मुश्किल थी। तभी उसे याद आया कि जंगल से आते वक्त उसने खूनी गुलाब देखा था। ये याद आती है उसने तुरंत अपनी अलमारी में से काला चोगा निकाल कर उसे पहन लिया, और जो वो सुबह पहनकर महल के अंदर आई थी। उन काले कपड़ों के कारण भी उसे कोई पहचान नहीं सकता, सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। वो अपने कमरे की खिड़की से चुपके से महल से बाहर आ गई। इन मामूली सैनिकों को चमकमा देना उसके लिए बाई हाथ का खेल था। उनमें से किसी सैनिक को शक तक नहीं हुआ और बड़ी ही आसानी से बाहर आ गई। रागिनी ने मन ही मन सोचा, ये सब तो एक नंबर के निकम्मे हैं। खैर, मुझे क्या अच्छा ही है कि ये लोग निकम्मे हैं। ये कहकर वो जंगल की तरफ चली गई। वो उसी तरफ जाने लगी जहाँ रागिनी मरी थी और युक्ति की आत्मा ने उसकी जगह ले ली थी। उसने खूनी गुलाब को इसी रास्ते में कहीं देखा था, पर सही से याद नहीं आ रहा। चलते चलते वो तालाब के पास पहुंच गई।
जहाँ उसने उन भाड़े के गुंडों को मारा था वो मायूस होने लगी, क्योंकि उसे खूनी गुलाब अभी तक नजर नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, मेरा कोई भ्रम तो नहीं था। जैसे जैसे वो थोड़े आगे गई, उसने खूनी गुलाब का पौधा दिख गया। रागिनी उस पौधे की तरफ बढ़ रही थी कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। रात के शांति के कारण वो ये आवाजें साफ सुन पा रही थी। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आसपास दो तलवारें टकरा रही है। आवाजें थोड़ी सी दूरी से आ रही थी। वो आवाजें और भी ज्यादा तेज होने लगी। रागिनी समझ गई कि जो भी है उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। इसलिए रागिनी ने भी चतुराई दिखाई और एक तुरंत एक घने पेड़ पर चढ़ गई। घने पेड़ होने के कारण वो आसानी से छुप गई। वो जैसे यही उस पेड़ पर छुपी, तभी वहां कुछ आदमी नजर आने लगे। एक आदमी ने अपने चेहरे पर चांदी रंग का मुखट्टा पहन रखा था। उसे लगभग 50 से 60 साल का योद्धा ने घेर रखा था। रागिनी ने जब उसकी शक्तियां महसूस की तो वो हैरान रह गई। वो मुखौटे वाला आदमी बहुत ही शक्तिशाली था। इतने लोगों के घेरने के बाद भी उसके चेहरे पर सिकन का नामो निशान नहीं था। देखते ही देखते उस अकेले मुखौटे वाले आदमी ने सबको मार गिराया, लेकिन वो भी काफी जख्मी हो चुका था। उसके शरीर कई जगह से खून रिस आ रहा था। भले उसने मुखौटा पहन रखा हो, लेकिन वो ये महसूस कर सकती थी कि उसके चेहरे पर एक भी घाव नहीं था। उसकी उम्र भी बिल्कुल मुश्किल से 20 या 22 साल होगी, इसलिए वो ये देखकर थोड़ा हैरान थी। लेकिन रागिनी को तो उसमें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लड़ने के चक्कर में उसने उस बेशकीमती खूनी गुलाब के पौधे को बर्बाद कर दिया। रागिनी को इस वक्त खुद की बेवकूफी पर रोना आ रहा था और इस आदमी पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन न जाने कितनी गालियां दे रही थी, लेकिन तभी सारे हमलावरों के मरने के बाद वो रागिनी की ओर देखने लगा। हालांकि उसे वहां कोई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वहां कोई मौजूद था। रागिनी तुरंत समझ गई कि आदमी ने उसे महसूस कर लिया है, इसलिए छुपने का कोई फायदा नहीं। उसने तुरंत एक छलांग लगाई और पेड़ से कूद गई। जैसे ही नकाब वाला आदमी रागिनी को देखने लगा, वो समझ गई कि वो पकड़ी जा चुकी है। इसने उसने छुपने की बेकार कोशिश नहीं की और सीधे पेड़ से कूद गई। रागिनी इस वक्त पूरी तरह से काले कपड़ों से ढकी थी। उसे कोई भी देखकर ये नहीं बता सकता था कि वो लड़का या लड़की। उस मुखौटे वाले आदमी ने तुरंत ही अपनी तलवार रागिनी के ऊपर तान दी। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि यह आदमी बहुत ही शक्तिशाली था। इस वक्त अपने इस कमजोर शरीर के साथ वो बिल्कुल भी लड़ नहीं सकती थी। उस आदमी ने बिना कोई किसी भाव के कठोर आवाज में कहा, कौन हो तुम? उसकी आवाज बेहद ठंडी थी, किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी थी। उसकी आंखों में भी ठंडक के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। रागिनी का कुछ न बोलता देख उस आदमी को लगा कि ये भी उन्हीं हमलावरों में से किसी की साथी है, इसीलिए उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया। उसने अपनी तलवार से सीधे रागिनी की गर्दन पर हमला कर दिया। उसके इस खतरनाक हमले को देखते रागिनी तुरंत होश में नीचे झुक गई। फिर उसने तुरंत ही फुर्ती दिखाते उसे थोड़ी दूर होगी और एक लकड़ी का डंडा हाथ में उठाया। रागिनी ने लकड़ी के टुकड़े को बिल्कुल किसी तलवार की तरह पकड़ लिया। जब उस आदमी ने रागिनी को इस तरह से लकड़ी के टुकड़े को पकड़ते हुए देखा तो उसे पक्का यकीन हो गया कि ये जरूर उन्हीं हमलावरों में से कोई साथी है। अभी तक वो उसे कोई लड़का ही समझ रहा था। उसने तुरंत रागिनी पर बिना रुके अपनी तलवार से हमला शुरू कर दिया, लेकिन रागिनी वो लकड़ी थी तो लकड़ी ही, इसलिए वो तलवार के ज्यादा वार को झेल नहीं पाई, टूट गई। रागिनी को इस वक्त अपनी तलवार की याद आ रही थी। लकड़ी टूटते ही रागिनी उस आदमी के हमले से बचने के लिए दूर होने लगी, पर उसने कहा, देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं तो बस जंगल में खो गई हूँ। और जब मैंने आवाज़ सुनी तो मैं डर के छुप गई। उसकी आवाज़ सुनते ही आदमी ने तुरंत अपनी तलवार रोक दी। रागिनी की आवाज़ सुनकर उसे ठंडी और बिना भाव की आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य नजर आया। उसने तुरंत ये छुपा लिया। भले ही ये भाव सिर्फ एक ही पल के लिए बुरा, लेकिन रागिनी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, इसलिए उसकी तेज और सातिन नजरों के भाव छिपा नहीं पाए। वो नकाब वाला आदमी इस बात से हैरान था कि इस काले कपड़े के अंदर एक लड़की है। एक लड़की की आवाज़ सुनकर उसने अपनी तलवार नीचे कर दी, लेकिन सतर्कता बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। रागिनी भी वहां से पीछे जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, पहले अपने जहर का इलाज करा, फिर दूसरा बार हमला करना। ये कहकर वहां से किसी भूत की तरह भाग गई। उस आदमी ने उसे आसानी से जाने दिया, इसलिए वह उसे उसके जहर के बारे में बता दिया। रागिनी को जहर के बारे में इतनी जानकारी थी जितनी कि शायद किसी को न हो। जहर बनाने में उसने महारत हासिल कर रखी थी, इसलिए उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उस आदमी को जहर दिया गया है।
खैर रागिनी के जाने के बाद वो आदमी किसी पुतले की तरह खड़ा रहा। उसने रागिनी की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वो उसके लड़ने के तरीके से थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे लड़ते देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस छोटी सी लड़की को लड़ने का सालों का तजुर्बा है। पर उसने इस बात पे भी ज्यादा गौर नहीं किया। तभी उसके सामने दो परछाई नजर आने लगी। उस आदमी के पास जाते घुटने के बल बैठ गई और उसने कहा, मामी हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती के कारण वे लोग आप पर हमला कर पाए। तभी उस आदमी ने अपना मुखौटा उतार दिया। मुखौटा उतारते उसका मनमोहक चेहरा अब सबके सामने था। उसने बिना कुछ कहे अपने कपड़ों में से ताबीज निकाला और फिर वो तीनों वहां से गायब हो गए। वही रागिनी उस मुखौटे वाले आदमी से बचकर जंगल के दूसरे छोर पर आ गई थी। जिस खूनी गुलाब के कारण जंगल आई थी उसे मिला नहीं, ऊपर से आज वो बाल बाल बची थी। शायद उस आदमी ने उसे एक लड़की होने के कारण वहां से जाने दिया था। खैर जब रागिनी को उसकी मनचाही चीज नहीं मिली तो उसने जंगल में बाकी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने का सोचा, क्योंकि उसके पास इस वक्त कुछ भी नहीं था। इस जंगल में कोई सारी अनोखी जड़ी बूटियों का भंडार था। वो ऐसे ही चलते जा रही थी कि एक जगह पे उसकी अंगूठी चमकने लगी। ये अंगूठी इकलौती ऐसी चीज थी जो उसके साथ आ गई थी। ये अंगूठी उसके गुरु ने दी थी और कहा था कि इसे खुद से कभी अलग ना कहे। आखिर क्यों चमक रही है रागिनी की अंगूठी, जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबर्थ ऑफ अगली प्रिंसेस। रागिनी की अंगूठी जिस दिशा में चमक रही थी वो उसी दिशा में बढ़ने लगी। उसने अपनी नजरें आसपास दौड़ाई, लेकिन उसे बाद जंगली घास के अलावा कुछ नजर नहीं आया। पर तभी उसके पैर पे कुछ आकर गिरा। वो तुरंत पीछे हो गई। जब उसने नीचे देखा तो वहां एक छोटी गिलहरी नजर आई। छोटी गिलहरी झट से उसके कंधे पर चढ़ गई। रागिनी ने उसे एक नजर देखा और उसकी पूंछ पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी भाषा में रागिनी से कह रही थी, क्या कर रही हो मालकिन, मुझे छोड़ो। पर तभी रागिनी की नजर अपने अंगूठी पर गई जो अब चमकना बंद हो गई थी। उसने गिलहरी को देखा, फिर अंगूठी को, और सोची क्या ये अंगूठी मुझे इस गिलहरी के पास पहुंचाना चाह रही थी। गुरुजी ये क्या भला आपकी अंगूठी, आज तक तो मैंने इसका रहस्य सुलझा नहीं पाई। उसे मन ही मन अपने उस रहस्यमयी गुरु की याद आ गई। लगभग 2 साल पहले उसके गुरु अचानक गायब हो गए। उन्होंने रागिनी को पहले ही कहा था कि अगर किसी दिन वे गायब हो जाए तो उसे ढूंढने की कोशिश न करें। उनकी बस ये अंगूठी रागिनी के पास थी, लेकिन उसे ये ही नहीं पता था ये किस चीज के उपयोग में आती थी। उसके लिए गुरु ने इस अंगूठी को देते हुए कहा था, हर चीज का एक सही वक्त होता है और सही वक्त आएगा तो वही इस अंगूठी की शक्तियां भी तुम्हारे पास आ जाएंगी। आज से पहले इस अंगूठी ने कोई भी ऐसी जादुई हरकत नहीं की थी। रागिनी को अब भी भरोसा नहीं था कि उस अंगूठी का इशारा इस गिलहरी की तरफ था, इसलिए उसने गिलहरी को वैसे ही पूंछ से पकड़कर फेंक दिया। अब लगभग कुछ घंटों में सुबह होने वाली थी। उसने अब वापस दक्षिणी महल जाने का निश्चय किया और अपने निश्चय के साथ वो दक्षिणी महल की तरफ बढ़ गई। ये महल जंगल के दक्षिणी दिशा में वसा हुआ था, इसलिए उसका नाम दक्षिणी महल पड़ गया। तीसरे राजकुमार से विवाह के बाद रागिनी हमेशा इसी महल में रहती थी। इन चीजों को सोचते हुए वो खिड़की से अपने कमरे के अंदर जा पहुंची। जैसे ही वो कमरे में पहुंची तभी उसी खिड़की से वो गिलहरी भी चींची करते हुए अंदर आ गई। चींची करके वो शिकायत कर रही थी, मालकिन आपने मुझे वैसे ही जमीन पर क्यों फेंक दिया मालकिन, आप बहुत बुरी है मालकिन, जाइए मैं अब आपसे बात नहीं करूँ। रागिनी को उसकी चींची बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसने तुरंत उसे पूंछ पकड़ उल्टा लटका दिया और बोला, तुम छोटी सी चीज, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी पहुंच गई। और रागिनी की बातें सुनकर गिलहरी भी चींची करके फिर कुछ बोलने लगी, लेकिन रागिनी उसकी अब चींची से परेशान हो गई, जिसने धमकाते हुए कहा, देखो अब चुपचाप नहीं हुई तो मैं तुम्हें पक्का कर कच्चा ही खा जाऊंगी। अपनी बात को खुद मन में दोहराती हुई उसने कहा, रागिनी तू भी पागल हो गई, ये क्या बोल रही है, पकने के बाद भी तुझे कच्चा कैसे खाएगी। उसने खुद को शांत करते हुए बड़े ही गंभीर आवाज में इस गिलहरी को डराते हुए कहा, अगर तुम चुप नहीं हो तो हुई तो मैं तुम्हें काट के जंगल के जंगली जानवरों को बांट दूंगी। ये वो गिलहरी तुरंत चुप हो गई। उसकी आंखों में रागिनी की बातों का साफ डर दिखाई दे रहा था। रागिनी समझ गई उसकी बातों ने उस गिलहरी को डरा दिया। उसने तुरंत उस गिलहरी को एक टेबल पर रखा और उसके चेहरे और शरीर पे काले रंग वापस लगाने लगी। वो गिलहरी आंखें फाड़े अपनी मालकिन को एक बेहद खूबसूरत लड़की से एक बदसूरत लड़की में बदलते हुए देखा। उस गिलहरी की तो आंखें ही बाहर आने लगी थी। क्या राज है इस गिलहरी का कि रागिनी के गुरु की अंगूठी से, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी रिबर्थ ऑफ अगली प्रिंसेस।
रागिनी अपने चेहरे पर काला रंग लगाने के बाद बिल्कुल पहले की तरह बदसूरत बन चुकी थी। फिर उसने अपने उस काले कपड़े को बदलकर रोज पहनने वाले कपड़े पहन ली। फिर अपने साथ लाई हुई सभी जड़ी बूटियों को साफ करके बक्से में रख दिया। फिर उसने उस बक्से को छुपा कर अलमारी में रख दिया। अब तक आसमान में सवेरा हो चुका था। महल में भी अब हलचल होनी शुरू हो चुकी थी। इसलिए रागिनी ने अपने बालों को भी थोड़ा बिखेर लिया, जिससे ऐसा लगे कि अभी सो के उठी है। अपनी आंखें मलते हुए बाहर निकली और मुंह हाथ धोकर खाने के लिए बैठ गई। बिन्नी ये देखकर खुश थी कि उसकी मालकिन ने आज भरपेट खाना खा रही है। उसे अपनी मालकिन में कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। रागिनी ने भरपेट खाना लेने के बाद अपने कमरे में वापस चली गई। उसने बिन्नी को पहले की ही तरह कह दिया था कि कोई भी उसे परेशान न करे। कमरे में जाते ही उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। जब वो अंदर आई तो उसने देखा कि छोटी गिलहरी भी बेफिक्र होकर सो रही है। रागिनी ने तुरंत फिर से उसकी पूंछ से पकड़ लिया। गिलहरी चींची करते हुए उठ गई। उसने जब सामने रागिनी को देखा तो वो जोर जोर से चीख चीख करके बोल रही थी, मालकिन आप मुझे ढंग से भी उठा सकते हैं, ये क्या हर बार मुझे उल्टा लटका देती हैं। रागिनी उसकी बात समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बेबसी देखकर उसे छोड़ दिया। फिर अपने हाथ से कुछ मेवे और बीज उसके सामने रख दिए। वो खुशी से तुरंत खाने लगी। रागिनी ने एक नज़र देखने के बाद उससे नजरें हटा ली। रागिनी आराम से जाके पलंग पर लेट गई और सो गई। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए उसे पलंग पर लेटते ही नींद आ गई। रागिनी आराम से सो ही रही थी, लेकिन तभी उसे सपने में उसे कुछ एक औरत का धुंधला चेहरा आने लगा और कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी और वो औरत बहुत ही घायल थी। उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। उसने उस बच्ची को एक काले कपड़े वाले इंसान को देते हुए बोला, मेरी बेटी को यहाँ से दूर लेकर जाओ। रागिनी को जैसे ही उस औरत का चेहरा नजर आने लगा, उसकी नींद टूट गई और वो अपने सपने से बाहर आ गई। वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसके सिर पे पसीने की ढेर सारी बूंदें थी। उसने देखा उसके हाथ के पास उसकी छोटी गिलहरी थी। उसने उसे सपने से जगाया था। छोटी गिलहरी ने रागिनी को उठाने के लिए उसकी उंगली पे मुंह से काटा था, जिससे उसकी उंगली में थोड़ा सा खून भी आ रहा था, लेकिन रागिनी को उस खून से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक मायावी सपना था, जिसमें अगर कोई एक बार खो जाए तो हमेशा के लिए सपने में ही खो जाएगा और असल दुनिया में हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगा। रागिनी को आज छोटी गिलहरी ने सपने से जगाकर उसे बचा लिया था, पर रागिनी की नींद तो अब उड़ चुकी थी। वो बस उस औरत और काले कपड़े वाले इंसान के बारे में ही सोच रही थी। इस दुनिया में कई बार कोई अगर किसी की अब उसकी मर्जी के बिना कुछ बताना या दिखाना चाहता है तो वो सपनों की मदद में ऐसा ही करता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। अगर वो इंसान इस सपने में खो गया तो उसे जगाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसी तरह के सपने को मायावी सपने कहते हैं। किसी के सपने में जाकर उसे कुछ बताने या दिखाने की कोशिश करने के लिए बहुत ताकतवर होने की ज़रूरत होती है। लेकिन उसने अपने में ही सोचा, कौन है जो मेरे सपनों को काबू में करने की कोशिश करा। कहीं इसी इंसान ने तो मेरी आंतरिक ऊर्जा पे सील तो नहीं चढ़ाई। रागिनी थोड़ी बेबसी से उस छोटी गिलहरी को देखा और ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसने थोड़े सीरियस नज़र से उस गिलहरी को देखा और फिर बोली, क्या तुम्हें कुछ पता है? फिर उसने खुद पे हंसते हुए कहा, जब तुझे कुछ नहीं पता तो इस गिलहरी को क्या पता होगा। लेकिन उसके बात सुनकर गिलहरी चींची करने लगी, लेकिन रागिनी को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। उस गिलहरी ने अपनी भाषा में कहा, हाँ मालकिन, मुझे पता है। वो गिलहरी चींची करके रागिनी को बताना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि रागिनी उसकी बात नहीं समझ रही है तो गिलहरी उसके हाथ की उस अंगूठी के पास जाके इशारा करने लगी। रागिनी ने उस अंगूठी को देखा और फिर उस गिलहरी को देखा, जो देख के बोली, छोटी चीज़, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? क्या इस अंगूठी के बारे में सवालों का जवाब है? तो इसने उसकी मासूमियत को देखकर बोली, कोई फ़ायदा नहीं, इस अंगूठी के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं पता। ये कहते हुए रागिनी की बेबसी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसकी इस बेबसी को देख के वो छोटी गिलहरी भी उदास हो गई, लेकिन उसने अपनी चींची करके रागिनी को कटी हुई उंगली की तरफ इशारा करने लगी। रागिनी ने एक बार अपनी कटी हुई उंगली को देखा, फिर अंगूठी को। उसने उस गिलहरी के इशारे को समझने की कोशिश करते हुए अपनी उंगली को उस अंगूठी पे रख दिया और जैसे ही उसका खून उस अंगूठी पे गिरा वो अंगूठी चमकने लगी।
क्या राज खुलेगा रागिनी के उस अंगूठी का? मायावी सपनों के जरिए कौन उससे बात करना चाहता है? जानने के लिए पढ़ दे रही है रीबर्थ ऑफ अगली प्रिंसेस। जैसे ही रागिनी के खून की बूंद उस अंगूठी पे गिरी, वो अंगूठी बहुत ज्यादा चमकने लगी और रागिनी उस अंगूठी के अंदर चली गई। उसकी गिलहरी भी उसके कंधे पे बैठ के अंगूठी की दुनिया के अंदर चली गई। रागिनी ने जब अंगूठी के अंदर की दुनिया देखी तो वो हैरान रह गई। यह हर तरह की एक एक जड़ी बूटियों वाले पौधे थे। यहाँ तक उसे अपने सील को खोलने के लिए जिन जड़ी बूटियों की जरूरत थी वो जंगली घास की तरह उगी थी। इन जड़ी बूटियों का अगर वो बाहरी दुनिया में बेचेगा तो शायद ही पूरा साम्राज्य खड़ा कर ले। उसे वहां पर थोड़ी दूर पर कुछ कमरे नजर आए। जब वो एक कमरे में गई तो वहाँ ढेर सारी किताबें थी। वहाँ सिर्फ किताबों का भंडार था। उसने कुछ किताब निकाल कर देखी और कई सारी किताबें से जानी पहचाने लगी, क्योंकि उसने उसे अपनी पिछली जिंदगी में ही पढ़ा था। पर जिन किताबों को उसने पढ़ा था वह शायद इसमें से मुट्ठी भर ही होंगी। यहाँ तो इतनी किताबें थी कि जितनी आकाश में तारे होंगे। यहाँ जादुई मंत्रों, नई तकनीकी, ताबीज बनाने की विधि और यहाँ तक कि जहर बनाने की साथ उसकी दवा बनाने की भी किताबें थी। हर तरह की बीमारी को दवा बनाने की भी जरूरत थी। रागिनी को तो उन किताबों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके साथ में कोई खजाना लग गया है। पिछली जिंदगी में उसे किताबें पढ़ना, तलवारबाजी करना, जहर बनाना सीखना सबसे पसंदीदा काम था। उन चीजों में उसका मुकाबला करना ही बेकार था। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी जिसका वो इलाज नहीं कर सकती। उसके रहस्यमयी गुरु ने उसे सब कुछ सिखाया था। उसने भी हर एक कला में महारत हासिल की, लेकिन जहर बनाना उसका सबसे पसंदीदा काम था। उसे बनाने जहर बहुत ही घातक होते। शायद ही ऐसा कोई होगा जो उसके जहर का इलाज बना सके। पिछले जन्म में भले ही वो राजकुमारी थी, लेकिन उसका जीवन किसी राजकुमारी के तरह तो बिल्कुल भी नहीं बीता था। हाँ, लेकिन ये जरूर था कि उसकी जिंदगी इस रागिनी जितनी बुरी नहीं थी। इन सारी किताबों को देखकर उसे कुछ पुरानी यादें आ गई, पर उसके बारे में सोचना छोड़ दिया और वहां से निकलकर दूसरे कमरे में चली गई। रागिनी जब दूसरे कमरे में आई तो वहां से उसे बहुत से हथियार नजर आए जो हवा में तैर रहे थे। रागिनी जिसके तरफ भी अपना हाथ बढ़ाती तुरंत उसके हाथ में आ जाते। इन सारे हथियारों को देखकर वो बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि इस जन्म में भी उसके पास कोई भी हथियार नहीं था। उसने वहां से एक खंजर निकाला और अपने पास रख लिया। फिर वो दूसरे कमरे में जाने पर इस कमरे का दरवाजा पहले दो कमरों की तरह नहीं खुला। उसने बहुत कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। रागिनी ने बाकी कमरों को भी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं खुला। उसने सोचा कि शायद छोटी गिलहरी को इस बारे में कुछ पता होगा, लेकिन उसने देखा कि वह उसके कंधे की तरफ देखा जहाँ वो आराम से बैठी थी। जब छोटी गिलहरी ने अपने मालिकिन को ऐसी नजरों से देखा तो तुरंत उसके कंधे से कूद के एक दिशा में आगे जाने लगी। वो छोटी गिलहरी बहुत तेज जाने लगी, इसलिए रागिनी को भी उसके पीछे दौड़कर जाना पड़ा। दौड़ते दौड़ते रागिनी एक मंच की जगह पहुंच गई। वहां पर एक जादुई गोला नजर आने लगा। जैसे ही उसने उस जादुई गोले पर हाथ रखा, वहां से एक भावुक आवाज गूंज पड़ी। युक्ति, मेरी इस आवाज को सुन पा रही हो तो इसका मतलब है अब युक्ति मर चुकी और तुम रागिनी बन चुकी थी। बिल्कुल ऐसा मत समझना कि तुम किसी और के शरीर में या किसी और की जिंदगी जी रही हो। यह शरीर तुम्हारा ही है। तुम असल में रागिनी हो। मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए बचपन में तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे असली शरीर से निकालकर राजकुमारी युक्ति के शरीर में डाल दिया था। रागिनी के शरीर को जीवित रखने के लिए उसमें बस कोई और ही रह रही थी। मैंने ऐसा क्यों किया यह जानने के लिए तुम्हें अभी बहुत ही शक्तिशाली बनना पड़ेगा। तुम बस इतना जान लो कि तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं और इनसे पहले कि तुम अपने दुश्मनों से मिले तुम्हें उनसे लड़ने लायक होना होगा। ये अंगूठी तुम्हारी माँ की खानदानी अमानत है। इसे संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी। और हाँ, तुम्हारे गुरु हमेशा तुमसे बहुत ही प्यार करते और मैं तुम्हारे असली परिवार वापस आने का इंतजार करूंगा। राजकुमारी रागिनी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए बहुत ही कुर्बानी दी है। उन कुर्बानी को बर्बाद मत होने देना। जब तक तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली न हो जाओ तब तक मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हारी जान को खतरा होगा। अपने गुरु की आवाज सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बातों से इतना तो समझ आ गया कि वो असल में रागिनी ही है। तो वो अब अपने गुरु की शक्तियों का अनुमान भी नहीं लगा सकती थी। वो कितने शक्तिशाली होंगे जो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में डाल दिया। उसने उसे अपनी पृष्ठभूमि और भी ज्यादा शक हो रहा था। आखिर ऐसा कौन सा दुश्मन है जिससे उसे गुरु को इतने शक्तिशाली होने के बाद भी उसे बचाने के लिए ऐसा किया। उसके मन में कई सवाल से। क्या उसने अपना जो पूरा एक जीवन जिया वो एक झूठ था? क्या वह जीवन उसके लिए कोई मायने रखता था?
उसने छोटी गिलहरी को देखा और फिर पूंछ पकड़कर उसे उठा लिया और गिलहरी फिर से ची करके उससे कुछ कहने लगी। आखिर क्या कह रही थी छोटी गिलहरी, और क्या राज है रागिनी के जन्म का, और कौन है उसकी असली माँ, किससे खतरा है रागिनी को, और क्या कोई बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है रागिनी। वो छोटी गिलहरी ची करके कहना चाहती थी, अरे मालकिन आपको खतरा, लेकिन अब उस गिलहरी की भाषा तो रागिनी को थोड़ी समझ आती, इसलिए गिलहरी ने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। आखिर वो इतनी मेहनत से सारी बात बोले, लेकिन क्या फायदा, उसके मालिक को कुछ समझ ही नहीं आई। गिलहरी को चुपचाप देखा रागिनी से एक सवाल किया, तुम मेरी बात समझ सकती हो, अगर हाँ तो सिर्फ हाँ हिलाना। रागिनी की बात सुन के गिलहरी अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगी, तो रागिनी समझ गई गिलहरी उसकी बात समझ सकती है, तो उसने उसे अपने दूसरे हाथ पर उतार दिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरी बात समझ सकती हो तो अपना जवाब हाँ या ना में देना। क्या तुम मेरे गुरुजी को जानती हो। वो गिलहरी अपना सिर जोर जोर से हाँ में हिलाने लगी। तो वह ये भी कहना चाहती थी, अरे मालकिन मैं जानती नहीं हूँ, उनसे मिल भी चुकी हूँ। ये क्या तुम ये भी जानती हो कि मैं रागिनी हूँ। इस बात पे भी गिलहरी हाँ में सिर हिला दिया। फिर रागिनी एक सवाल करके बहुत हिम्मत से करके पूछती है, क्या तुम मेरी असली माँ और मेरी पृष्ठभूमि क्या उसके बारे में कुछ जानती हो। लेकिन सवाल पे वो गिलहरी उदासी में अपना सिर ना में हिला देती है, क्योंकि इस बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं पता था। गिलहरी की ना सुनकर रागिनी थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन वो अपनी उदासी छुपा लेती है। फिर वो इन बातों को छोड़कर वापस उसी तरफ बढ़ जाती है जहाँ जड़ी बूटियां मौजूद थी। सारी जड़ी बूटियां को छोड़कर उसमें से खूनी गुलाब, सोन पत्ता, चमकीली गाजर, सुनहरा अमरपाठ ढूंढने लगी। या वो कीमती और अनोखी जड़ी बूटियां रागिनी को कुछ ही पल में मिल गई। रागिनी ने कुछ मंत्र पढ़े जिससे वहां हवा में एक कढ़ाई प्रकट होगी। इस कढ़ाई को पूरी तरह से प्रकट होने के बाद रागिनी कुछ ऐसे मंत्र पढ़े जिससे उस कढ़ाई के नीचे जादुई आग प्रकट हो गई। उस आग का रंग हरा था। उस आग को सही तापमान पर करने के बाद रागिनी उस कढ़ाई में सना पत्ता डाल दिया। काफी देर बाद सना पत्ता पिघलना शुरू हो गया। उसे पिघलने के बाद रागिनी उस कढ़ाई में निकाल कर एक डिब्बी में डाल दिया। फिर उसे सुनहरे अमरपान को भी उसी तरह पिघला लिया। खूनी गुलाब और चमकीली घास को भी इसी कढ़ाई में सूखा कर पाउडर में बदल गया और उसे बाहर निकाल कर अलग अलग डिब्बों में रख दिया। उसके बाद रागिनी ने कुछ और मंत्र पढ़े जिससे उस आग का रंग हरे से बदल कर लाल होने लगा। उसके बाद रागिनी ने उसमें सोन पत्ता और सुनहरे अमरपान के पिघले हुए लिक्विड को डाल दिया। रागिनी ने अपने ध्यान को पूरी तरह से उस आग को एकत्रित रखा, क्योंकि अगर उसका तापमान जरा भी इधर उधर हुआ तो उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती। रागिनी के सिर पर पसीने की बूंद निकल आई थी। उसे बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही। अगर उसके पास उसका पिछला शरीर होता तो ये काम उसके लिए बाई हाथ का खेल होता। जब रागिनी ने देखा कि सोन पत्ता अमरपान के साथ मिल गया तो उसने तुरंत चमकीली घास और खूनी गुलाब के पाउडर को भी उसे में डाल दिया, जिससे कि वो लिक्विड ठोस होने लगा और वो एक गोली का रूप लेने लगा। तभी रागिनी ने फिर कुछ मंत्र पढ़े जिससे उस आग का रंग लाल हो से वापस हरा हो गया। वो गोली बस बनने ही वाली थी, लेकिन रागिनी की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। उसके शरीर में और देर इस आग को जले रखने की क्षमता नहीं थी। रागिनी की आंखें बंद होने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद में होश रखा। तभी आखिरकार वो गोली बनकर तैयार होगी और हवा में तैरने लगी। उस गोली से हरी रोशनी निकल रही थी। रागिनी उस गोली को हाथ में पकड़ते हुए आगे बढ़ती है। तभी वो लड़खड़ा के वही बेहोश होकर गिर जाती है। क्या हुआ रागिनी को, क्या यही था उसका अंत। कौन बचाएगा रागिनी को, यह सब जानने के लिए पढ़ने लगी मेरी कहानी रिबर्थ ऑफ अगली प्रिंसेस।